नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। हरीश राणा की मौत की खबर को लेकर हम आपको रोजाना अपडेट देते हैं। इसमें कई और अपडेट सामने आए हैं। दरअसल ये पता चला है कि वो जो ऑक्सीजन ले रहा है वो स्वाभाविक रूप से ले रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, खाने की मात्रा जो उसको फूड पाइप से दिया जा रहा था उसको कम किया गया है, साथ साथ मेडिकेशन भी कम किया गया है। दरअसल इच्छा मृत्यु की जो अर्जी लगाई थी अब उसका पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई। एम्स में बाकायदा पैलिएटिव केयर सेंटर में हरीश एडमिट है। उसकी मौत कब होगी इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा सकता। दरअसल ये बॉडी टू बॉडी हर शख्स के जिसको कहते हैं इम्यूनिटी के हिसाब से निर्भर करता है। पिछले काफी समय से ये कहा जाए कि जो हरीश है वो इसी डाइट पर है, यानी उसको खाना दिया जा रहा है, मेडिकेशन दिया जा रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन वो स्वाभाविक रूप से ले रहा है। ऐसे में वो सरवाइव कर रहा है। अब इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। इसको लेकर अब मैं कुछ और जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको बता दूं, इसको लेकर एक नई जानकारी है। दरअसल सांस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक ट्यूब है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बिना भी वो सांस ले रहा है, यानी उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा PEG फीडिंग ट्यूब है। ये जो फीडिंग ट्यूब होती है पोषण के लिए होती है। इसमें धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम किया जा रहा है फूड की। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पेशेंट की तड़पने से मौत ना हो, वो जितना कम से कम दर्द हो उस स्थिति में उसको लाया जाए और तब उसकी मौत हो। दरअसल हमने इस बाबत डॉक्टर से भी बात की थी। उनका साफ साफ इस पूरे मसले को लेकर कहना था कि उद्देश्य एक ही है कि इस हरीश को ज्यादा दिन तक ना वो जी पाए और बहुत जल्दी भी ना मरे, यानी कि एक बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वो ऑक्सीजन सपोर्ट उसको नहीं दिया गया है। ब्रेन स्टेम अभी काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्वाभाविक सांस ले पा रहा है। पूरी प्रक्रिया पैलिएटिव केयर में चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा पेनलेस और गरिमापूर्ण तरीका का ध्यान रखा जा रहा है। ये भी बता दें कि पहले से ही वो कोई वेंटिलेटर या मैकेनिकल ब्रीदिंग सपोर्ट पर नहीं था। इस तरह की जानकारी मिली है। हालांकि पानी बंद किया गया है। इसके अलावा फूड की मात्रा कम की गई है। इसके अलावा वो कृत्रिम तरीके से सांस नहीं ले रहा है, यानी कि साफ है कि अभी उसकी मौत कब होगी इसको लेकर डॉक्टर्स कोई इस जल्दबाजी में नहीं है। उनका कहना है कि एक दुखद प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है। इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। ये एक दुखद प्रक्रिया है, परिवार के लिए एक दुखद क्षण है और ये भी कहा जा सकता है कि परिवार ने बड़ा दिल पर पत्थर रखकर इस तरह का डिसीजन लिया और इस तरह की याचिका लगी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है? दरअसल मैंने इस पूरे मुद्दे पर 2 डॉक्टर से बात की। उन दोनों डॉक्टर्स का बयान सुनिए। हरीश राणा मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रही है और इच्छा मृत्यु को लेकर उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अब किसी भी वक्त हरीश राणा की सांसें थम सकती हैं, क्योंकि बाकायदा डॉक्टर्स की टीम उनको जो इच्छा मृत्यु की जो याचिका थी उसको अमल में ला रही है। किस तरह का ये प्रोसेस होता है, हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। सर, किस तरह से ये प्रोसेस होता है? पेशेंट की मेडिकल कंडीशन सबसे पहले देखी जाती है, उसके बाद किस तरह के प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है? देखो चिराग जी, ये केस है पैसिव यूथनेसिया का। बेसिकली ये एक क्लॉज है जो इंडिया में लीगली परमिसिबल है एंड जो डिसीजन कोर्ट ने ली है, इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन। बिकॉज ये केस जो इन्होंने फाइल किया उसके पेरेंट्स ने, वो आज नहीं किया, कई साल से कर रहे थे ये केस। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका रिजेक्ट भी किया था। एट दैट टाइम दे सेड दैट द चाइल्ड इज नॉट ऑन एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन और सपोर्ट, सिर्फ ट्रैकियोस्टमी और गैस्ट्रोस्टमी हुई है, तो पैसिव यूथनेसिया के लिए भी परमिशन नहीं दी थी। जो हम रिव्यू अब हाइंड विजन में जाएंगे तो वी वुड रिव्यू दैट इफ दिस वाज अ लीगली परमिसिबल क्लॉज, it should have been permitted at that time also, because even with this article 21 में जो आपका कॉमन कॉज में जो प्रोविजन दी हुई है हमें लॉ ने, उसमें
even a willing written live will also would entitle somebody to go for a passive euthanasia, अगर वो लिख के चले जाता है पहले। अब वो क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में था, उसके पेरेंट्स ही गार्डियन थे उसके, तो पेरेंट्स की भी विल मान लेनी चाहिए थी। बट स्टिल अब जो हुआ कंडीशन, उस टाइम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बना किया, उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, और यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उनको। अब जो कंडीशन उन्होंने दो रिपोर्ट्स में, बिकॉज इस डिसीजन को लेने के लिए पहले तो मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकते थे, अब मेडिकल बोर्ड बनता है, पहले प्राइमरी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी रिपोर्टिंग होती है। उसमें अब बता रहे हैं कि भाई बेड सोर्स वगैरह भी हो गए, कंडीशन तो उसकी ऐसी थी ही कि रिकवर होने वाली बात ही नहीं थी, वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका था, ब्रेन डेथ टाइप थी, ही वुड हैव नॉट रिकवर्ड। वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर्स थे जो हम आजकल भी मीडिया में देख रहे हैं कि उन्होंने इस डिसीजन से लेने से पहले आपने आध्यात्मिक लोगों से भी राय ली, ब्रह्म कुमारी इसका भी बीच में नाम आ रहा है कि देवर काउंसलिंग देम एंड मेंटली प्रिपेयरिंग देम और क्रिएटिंग अ सीन अराउंड दैट व्हाटएवर द पेरेंट्स आर डूइंग इट्स अ जस्टिफाइड डिसीजन। अब इसमें एक बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि ये जो है, इसमें पैसिव यूथनेसिया में कोई हम मौत को जल्दी लाने की कोशिश भी नहीं कर सकते और उसको डिले भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं उस सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ करना है। अब उसकी जो मेन सपोर्ट चल रही थी, ट्रेकियोस्टमी हुई है, वो तो सांस को वेंटिलेटर पे तो है नहीं, ऑक्सीजन कभी कभी जरूरत होती थी, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। अब जो सस्टेन कर रहा है शरीर को वो तो हमारी खुराक है। अब जो उसको मुंह से खाना दे रहे थे उसको, प्लस ये भी इस क्लॉज में होता है कि हमने मरीज को तकलीफ नहीं देनी, उसकी डिग्निटी पे भी असर नहीं आना। अब तकलीफ नहीं देनी तो भूखा रख के ही हमने उसको एक तरह का स्टार भी करना है, खाना नहीं देंगे। अब खाना एकदम नहीं देंगे तो वो भी परेशानी देता ही है। तो दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ से 2 to 3 वीक्स कि हम 2-3 हफ्ते में इसको धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे। ये बच्चे की, उस बच्चे की डिपेंड करता है कि बॉडी में इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू फाइट एंड सस्टेन हिमसेल्फ कितनी है, कितना ये पिछले 13 साल में वो अपने आप को खत्म कर चुका है, कितना रोज के रोज खाने वाले से गुजारा चल रहा था। तो दिस प्रोसेस में टेक लेस टाइम, और अगर उसके स्टोर्स अच्छी तरह रिप्लेनिश्ड, स्टोर ठीक हुए हुए थे, हो सकता है ज्यादा भी ले। बट मकसद, बेसिक आइडिया है पीछे ये है कि हमने उसको तकलीफ में नहीं मारना, उसको परेशानी में नहीं मारना, और उसकी मौत को जल्दी भी नहीं लाना, उसकी मौत को दूर भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट मेन मेरे हिसाब से तो सिर्फ खाने की रह गई, जो गैस्ट्रिक, वो धीरे धीरे कैसे टेपर ऑफ करते हैं, व्हाट पैरामीटर्स दे मॉनिटर द ग्लूकोज सिस्टम, उसका शुगर कितना चल रहा है, किस लेवल पे वो जाके धीरे धीरे, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि अगर शुगर ही एकदम कम है, शुगर ही तो हमारे को चलाता है शरीर को, अगर खाने में शुगर खत्म हो जाती तो लोगों को दौरे भी आ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो वो किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरह उनकी टीम है, बिकॉज इट इज इन द बेस्ट हैंड्स। अब एम से बेटर इंस्टीट्यूट हमारे कौन हो गए, और सेकेंडरी बोर्ड बैठ रहा है वहां पे, उनका मकसद ये है कि बच्चा तकलीफ में भी ना जाए, और धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को अपने इम्कान तक ले आए। तो वी वुड सी दैट हाउ पैरामीटर्स आर असेस्ड दैट। लेकिन सर इसमें कई बार ये भी बात बोलते हैं, कई डॉक्टर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन पाइप है अगर वो हटा दिया जाए तो 1 ही मिनट में मौत हो सकती है। नहीं, ऑक्सीजन पाइप तो देखो, इसमें जो मैंने देख रहा हूँ कि उसको ट्रेकियोस्टमी हुई हुई है, उसकी सांस की नली यहाँ से डाली हुई है जिससे वो हवा जा रही है फेफड़ों में, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई कभी कभी इंटरमिटेंटली चाहिए होती थी। ठीक है, अगर वो भी हम देख रहे हैं कि जब उसकी ऑक्सीजन, कोई स्ट्रेस में जाता है, बच्चा पेट में खाना गया है, उस टाइम हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, कुछ और कहीं से जुकाम खांसी या पोल्यूशन या कुछ और चीजें जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, उस टाइम सपोर्ट चल रहा था कि बिना उसके ही अभी चल रहा था। अगर ऑक्सीजन चल रही थी उसके साथ साथ अभी कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो वो ऑक्सीजन हटाने से तो और जल्दी फर्क पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट के बगैर चल रहा है, खाली ट्रेकियोस्टमी के सिर पे चल रहा है, तो वो उसके इनहेरेंट बाकी फैक्टर्स जो होंगे, अगर खाना कम होगा, बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत उस टाइम बढ़ती है, हम उसको ना सपोर्ट करें तो ये भी हेसन अप करेंगे टुवर्ड्स दिस अल्टीमेट एंड।
लेकिन तो सर ये भी ऑक्सीजन बात तो ध्यान में रखनी है कि मेडिकेशन भी दिया जाएगा, इस तरह की बात भी सामने आ रही थी, अगर अगर पेन होता है तो इस तरह। हाँ, यही तो जो क्लॉज है इसमें पैसिव यूथनेसिया में, कि हमने उसको तकलीफ नहीं देनी। अगर कोई ये हमारी विड्रॉल सिम्टम्स में ऑक्सीजन पे और उसकी कैलोरी इंटेक्स पे, खाने की चीजें कम करते हुए अगर उसको कोई तरह की तकलीफ आनी चाहिए, तभी एनेस्थीसिया वाले हेड उसमें इन्वॉल्व हैं। किसी तरह की कोई ऐसी चीजों की कमी आने लगती है कि उसको कन्वर्जन ही आने लग पड़े, उसको दौरा ही आने लग पड़ा, वो तो हमने तकलीफ दे के मार दिया ना। फिर तो उस चीजों को वो कम करेंगे। अगर कोई ऐसा कन्वर्जन आने लग पड़ी या कुछ और आपका मेटाबो जो बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो परेशान करने लगे हैं, तो वो तो उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना है। दैट इज व्हाट दे आर मॉनिटरिंग। तो सर इसमें तो मान के चले तकलीफ, कितना वक्त लगेगा? अब उनका एस्टिमेट 2 से 3 हफ्ते है। 2 से 3 हफ्ते मैंने कहा कि अगर वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी किस तरह 13 साल में किस हालत में आ चुकी है। हो सकता है वो 1-2 हफ्ते ना सह सके, हो सकता है 3 का 4 हफ्ते ले ले, कुछ दिन और ऊपर हो जाएगा। मतलब ये पैरामीटर तो वंस प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके 2-4 दिनों के पैरामीटर्स जो जो बायोमार्कर सारे सामने आएंगे कि कैसा शुगर उसका लेवल रहता है, कैसे ऑक्सीजन उसकी रहती है, तो वो डिसाइड सर करेगी। एक इस केस में एक चीज जो थोड़ी सी विचित्र लगी और जो सोचने पर जिसने मजबूर किया कि खुद डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब कोई इलाज नहीं है, और अब जो इलाज जो जिस तरह से शरीर चल रहा है वो मशीनों के थ्रू चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो देखो जी डॉक्यूमेंटेड चीज है ना, कि अभी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जब हमारे आप ऑर्गन डोनेशन के लिए पेशेंट लेते हो, तो एक ब्रेन डेथ जो है डायग्नोज होता है। तो वेजिटेटिव स्टेट में तो ये काफी टाइम से ही है, तभी तो उसके पेरेंट्स कितने साल से ये अपील्स कोर्ट्स में चल रही थी। हाई कोर्ट में भी वो गए, सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी मना किया, उन्होंने टाइम भी लिया, उन्होंने मेडिकल बोर्ड भी बनाया कि प्राइमरी बोर्ड देगा फिर सेकेंडरी बोर्ड देगा। वो फेज तो अब जब लीगल कॉज हमारे पास क्लॉज पैसिव एक्टिव यूथनेसिया तो है नहीं, पैसिव यूथनेसिया तो ये जो कॉमन कॉज 2018 आर्टिकल 21 में तो ये हमारा लीगल राइट बन चुका है। स्टिल वी वर प्लेइंग सेफ, ध्यान रख रहे थे ह्यूमैनिटी से या अपने इमोशनल से या अपने हम रिलीजियस बिलीव्स में कि नहीं ऐसे करना, या वो पेरेंट्स अपने आप एनवायरनमेंट में जैसे वो कर रहे हैं, द वे दे आर पुटिंग अप थिंग्स, दे आल्सो आर प्रोबेबली अंदर से उनका कॉन्शियस लगता है कि भी कोई ये ना कह दे कि भी मैं बच्चे के साथ अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तभी उन्होंने पेरेंट्स को और आपके जो मजिस्ट्रेट आपके जो जजेस भी हैं, इन्होंने भी ऐसे डिसीजन नहीं, इन्होंने दे हैड अ पर्सनल मीटिंग विद द पेरेंट्स, उसके भाई उसकी माँ उसके बाप उनके साथ मीटिंग करी, उन्होंने उनसे डिस्कस किया है, तो ये जाके डिसीजन ली है। तो वेजिटेटिव स्टेट में तो है, वो तो सरवाइव तो कर नहीं सकता, रिकवरी तो हो ही नहीं सकती। सर इसको अगर मैं एक दूसरे सेंस में जानना चाहूँ कि अगर एक लेमैन जानना चाहे कि जो स्थिति थी वो शरीर की क्या थी, कि जो अंग चल रहे थे वो बिना मशीनों के चल रहे थे या मशीनों के थ्रू ये ही चल हाँ रहे जी, थे सारे? हाँ ऐसा होता है ना कि हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये 2 तरह का चीजें हैं। एक होता है स्पाइनल लेवल जो ऑटोमेटिकली शरीर जैसे हमारी धड़कन है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर जानना चाहे तो पेशेंट जो सरवाइव कर रहा है वो क्या मशीनों के जरिए सरवाइव कर रहा है, या ये कहें कि जैसे कई बार कहते हैं ना कि ब्रेन डेड हो जाता है, बाकी अंग चल रहे होते हैं, ये स्थिति है? हाँ, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आवाज आ रही है अब? हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह का है, एक तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, एक इनवॉलंटरी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। जैसे कुछ जो चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोमेटिक मोड पे चल रही होती हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन हमेशा हमारे बस में नहीं है, हम कुछ चीजें उसको बढ़ा कम कर सकती हैं, कि जैसे स्ट्रेस में आगे बढ़ गया, वो भी ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स होता है। वो सब चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से चल रही है, वो ऊपर के सिस्टम से नहीं। ऊपर का सिस्टम हमारा कॉन्शियस सिस्टम है, जो हमारी डिसीजन हमारे बस में होती हैं, जो हम अपने बस से अपने तरीके से ले सकते हैं। बाकी जो कुछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारी आंतें और धड़कन, जो दिल की फेफड़े में सांस लेना, ये एक ऑटोमेटिक चल रहा होता है। तो जब कहीं चोट लगती है, ऊपर के लेवल पे हमारा खत्म हो गया, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो धड़कन को, सांस को, पेट की मूवमेंट को वो चला रहा है।
और जो हमारा नहीं कर सकते थे, जैसे हम मुंह से नहीं खा सकते थे, सांस नहीं ले सकते, तो वो उन्होंने ट्यूब डाल दी, ट्यूब डाल के उसमें वो टाइम पे खाना डालते जा रहे थे। बाकी आंतें तो अपने मर्जी से चल रही हैं, धड़कन अपनी मर्जी, धड़कन को जब तक खुराक मिल रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ग्लूकोज आ रहा है कहीं से खुराक से, तो धड़कन भी अपनी चलती जा रही है, करंट बनते जा रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे वो जो होता है वो चल रहा होता है, तो इसलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं थी। और यहाँ से ही जो ऊपर का सांस की नली जहाँ पे कंट्रोल होता है वो भी बाईपास करके उन्होंने ट्रेकियोस्टमी डाल दी गई, यहीं से हवा जा रही है, यहीं से निकल रही है। मैं कोर्ट की डायरेक्शन से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं एक पैलेटिव केयर फिजिशियन हूँ। और पैलेटिव केयर फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट को, किसी भी स्टेज में पेशेंट आए उसको कंफर्टेबल बनाने का उसका काम होता है, कंफर्ट केयर देने का, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलेटिव केयर फिजिशियन होता है, वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे, कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयाँ देके। जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन देके एंड को हैसन करते हैं, वो पैलेटिव केयर नहीं करता। पैलेटिव केयर और यूथेनेसिया 2 अलग अलग टर्म्स हैं। एज सच अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जैसा इस बच्चे के अंदर है, तो हमको उसको टिल द एंड ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता रहे। अब उसको सपोर्ट देने के बाद पेरेंट्स 13 साल तक परेशान हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है विदहोल्ड और विड्रॉल की, उसको फॉलो करना चाहिए। विदहोल्ड और विड्रॉल में यह है कि या तो हम दे ही ना सपोर्ट, और विड्रॉल मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो फॉलो करना चाहिए। और जब ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, दिस मीन्स अगर हमारे पास कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, मीन्स ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, प्रोटोकॉल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसको फॉलो करें और धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में। प्लस इसको स्लोली हमको इसको धीरे धीरे विड्रॉ करके, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जिस तरीके से मिस अब हमको बैलेंस करना है। कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक हमारा लॉ है जो हमें बताता है कि विदहोल्ड एंड विड्रॉल करना अब पॉसिबल है। अब हमको ये पता है कि इसमें विदहोल्ड एंड विड्रॉ करना है, तो हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा, सो दैट हम ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ चीज़ ऐसा कर दिया, डेलिबरेट किलिंग वो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। और यूथेनेसिया बेसिकली मेरे हिसाब से मिसनॉमर है। विदहोल्ड एंड विड्रॉल इज अ राइट टर्म विच वी शुड यूज फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट। और इसमें मैम लगभग कितना समय लगता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है? ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है, ये भगवान के हाथ में होता है, जन्म मरण एंड परन। तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ क्लियर है, क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो इसमें हमारा, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन डेफिनेटली फिर भी अगेन मैं बताना मेरे लिए मुश्किल होगा कि कितना टाइम लगेगा। मैम इस तरह के पेशेंट्स जिसमें परिवार जो है पूरी तरह से बिखर जाता है और जिनको इसकी ज़रूरत होती है, कितने केसेस आपके पास आते होंगे? ऐसा वाला जो केस है वो बहुत रेयरली आता है, लेकिन डेफिनेटली जिस ब्रांच में हम काम करते हैं, एंड स्टेज डिजीजेज जो होती हैं, जैसे कैंसर है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, एंड स्टेज लंग डिजीज़ है, एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ है,
ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं और सिमिलर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सबसे बेस्ट जो एंड ऑफ केयर पॉलिसी, जो एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसी जो हमने एम्स में बनाई थी, उसमें उसको बहुत सिंप्लीफाइड किया था हमने, जिसमें हमें पता चलता है कि अब हमारा कुछ भी करें अगर पेशेंट को क्योर का, तो वो फ्यूटाइल है या उसका कोई पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम 2-3 डॉक्टर्स बैठ के डिसाइड करते थे कि हमको गोल्स हमारे क्योर की बजाय कंफर्ट केयर होना चाहिए। हम सब बैठ के डिसाइड करते थे। फिर उसके बाद हम लोग घर वालों से स्टार्ट करते थे बात करना। घर वाले भी जब ये चीज़ समझ जाते थे कि कंफर्ट केयर ही हमें ऑप्ट करनी चाहिए, और जब तक वो समझते नहीं थे तब तक हम उसका क्योर जो भी ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू रखते थे। जब हम सब एक पेज पे आ जाते थे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड घर वाले सब एक पेज पे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करते थे और धीरे धीरे क्योर बंद करके और केवल कंफर्ट केयर पे जाते थे। और कंफर्ट केयर जब तक पेशेंट का अपने आप नेचुरल डेथ नहीं हो जाए कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, सो पैलिएटिव केयर नेवर डेजर्ट एनी पेशेंट। हम इसमें हरीश राणा को भी बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं कर रहे हैं। हम केवल उसको कंफर्ट दे रहे हैं टिल द एंड, जब तक कि उसका नेचुरल एंड नहीं आ जाता। और खाली हरीश राणा को नहीं होता, पैलिएटिव केयर में पूरे सारे घर वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें उनको कांस्टेंट बिकॉज ये जो क्षण होता है वो घर वालों के लिए बहुत आसान नहीं होता। जब तक कि डॉक्टर उनको कांस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं करता रहेगा तब तक उनको कई बार बहुत सारे दिमाग में सवाल आते रहेंगे। तो एक अच्छा जो पैलिएटिव केयर फिजिशियन होगा वो घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके और इसको कंफर्ट केयर देके, ताकि उसका डिग्निफाइड एंड हो सके। मैम, ये जो यूथनेशिया है ये कई सारी कंट्रीज में होता है, लेकिन अभी भारत में अलाउड नहीं है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर हम हरीश का केस ही हो, ऐसे कई सारे केसेस हैं, तो ये जो कोर्ट की हियरिंग आई है ये कितनी जरूरी हो जाती है? देखो, यूथनेशिया किसी कंट्री, कई सारे कंट्रीज में और इंडिया में नहीं है, उसका तो मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी। बट इंडिया में अगर हम हर हॉस्पिटल में एक अच्छा पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट बनाएं और एक अच्छा पैलिएटिव केयर सेंटर रखें हर डिपार्टमेंट, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। ये सिचुएशन जब आती है जब लोगों को मालूम नहीं होता कि अल्टीमेटली पेशेंट जिसका एंड इनएविटेबल है, तो उसको हैंडल कैसे करना है। गुड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट जहाँ होगा ऑटोमेटिकली ऐसे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो सिचुएशन आई है वो मुझे नहीं मालूम कि हमने 13 इयर्स तक हम कैसे पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब काफ़ी कितना उन्होंने ब्रेवली उसको सहा होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट आया, आई थिंक उसको ऑनर करके और हमको उसको जो भी बेस्ट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग हिम डायरेक्टली, बाय गिविंग हिम कंफर्ट, जितने जल्दी मतलब जितना हो सके हम उसको डिग्निफाइड एंड देने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।